हिंद मित्रों। नौकरी सबको मिलेगी चैनल में आप सभी का स्वागत है। सामाजिक मुद्दों के अंतर्गत आज हम लोग महिला सशक्तिकरण एक विमर्श पर चर्चा करेंगे। तो प्रश्न ये उठता है, महिला सशक्तिकरण और विमर्श प्राचीन काल में भी प्रासंगिक था और आज भी प्रासंगिक है। अगर हम प्राचीन काल से ही बात करें तो वैदिक परंपराओं में महिला और पुरुष में समान भागीदारी थी, समान शक्ति और अधिकार मिले थे। जहां महिलाएं परिधान को लेकर बात करें तो परिधान में भी महिलाओं और पुरुषों का ड्रेस सेंस मतलब पहनावा समान था वैदिक काल में। खान पान, शिक्षा, वेशभूषा, अन्य चीजों में भी समान अधिकार रखती थी महिलाएं। यहाँ तक कि विवाह के मामले में भी लेके महिलाओं को भी पूरी स्वतंत्रता दी जाती थी। बाल विवाह बिल्कुल नहीं होता था। लेकिन जैसे जैसे वह आर्य समाज विस्तार की तरफ बढ़ने लगा, मतलब उन्होंने एक समूह बनाया, समुदाय बनाया और शक्ति शक्ति केंद्रण उनके अंदर आने लगा, वैसे वैसे महिलाओं की शक्ति में कमी आना शुरू हो गई। उनको शिक्षा से वंचित किया जाने लगा। धीरे धीरे कम शिक्षा से वंचित महिलाओं को भागीदारी से भी वंचित किया जाने लगा। और सूत्र काल आते आते, मतलब उत्तर वैदिक काल के बाद सूत्र काल आता है। सूत्र काल आते आते जाति प्रथा के साथ साथ महिलाओं की स्थिति में भी गिरावट आने लगी थी। और इसके और भी कारण है जिससे समय के अनुसार परिस्थितियां बदलती चली गई। और ये परिस्थितियां महाजनपद काल के बाद, महाजनपद काल में आप देखिए, महाजनपद काल में मैं बता रहा हूँ, महात्मा गौतम बुद्ध ने महिलाओं के संघ में प्रवेश को ही वर्जित कहा है। यहाँ तक कि आप देखेंगे सूत्र काल में, स्मृति काल में, मनुस्मृति और अन्य स्मृतियों में महिलाओं की अवहेलना की गई है। लेकिन ये परिस्थितियां और भी विपरीत होती हैं जब बाह्य आक्रमणकारियों का भारत में आक्रमण होने लगता है। जब बाह्य आक्रमणकारी भारत में आता है तो उन आक्रमणकारियों में अगर हम देखें तो पहला आक्रमणकारी इंडो ग्रीक था। इंडो ग्रीक भारत के उत्तर पश्चिम प्रांतों तक ही सीमित रह गया। वह अंदर प्रवेश नहीं कर पाया, तो उसका बहुत ज्यादा प्रभाव तो उस समय नहीं पड़ा था। महिलाओं की स्थिति पर भी बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा। इंडो ग्रीक के बाद शक आए, शक के बाद पहलव आए, पहलव के बाद कुषाण आए, कुषाण के बाद हूण आए। तो ये प्राचीन काल के आक्रमणकारी थे। इन आक्रमणकारियों के कारण जो आक्रमणकारी उत्तर पश्चिम तक रहे थे उसका प्रभाव ज्यादा भारत में नहीं पड़ने पाया। लेकिन और आक्रमणकारी जैसे शक, पहलव, कुषाण थे, उनके आक्रमण से अंदर प्रवेश करने से महिलाओं की स्थिति पर प्रभाव पड़ना शुरू हुआ, क्योंकि उन महिलाओं को अपनी वंश परंपरा को बचाने में भी बड़ा अहम योगदान निभाना पड़ता था। तो उन कारणों से बाल विवाह, विधवा और सती प्रथा को बढ़ावा मिला और पर्दा प्रथा उसी समय से प्रारंभ हो गया था। यह पर्दा प्रथा आप देखेंगे, मैं आपको बता दे रहा हूं कि अगर बात किया जाए सती प्रथा का, तो सती प्रथा का पहला उल्लेख महाभारत में मिलता है। महाभारत में सती प्रथा का पहला उल्लेख मिलता है। और इसमें आप देखेंगे गांधारी जो धृतराष्ट्र की पत्नी थी वह सती होती है और इसका पहला उल्लेख महाभारत में मिलता है। अगर अभिलेखी साक्ष्य की बात करें, अभिलेख में साक्ष्य की बात करें, तो पहला अभिलेखी साक्ष्य गुप्त काल में प्राप्त होता है 510 ईस्वी में। 510 एडी में भानुगुप्त के एरड़ अभिलेख में पहला अभिलेखी साक्ष्य सती प्रथा का मिलता है। और पर्दा प्रथा का अवगुंठन का साक्ष्य आप देखेंगे तो अवगुंठन का साक्ष्य जो है महाकवि कालिदास के रचना में भी दिखाई पड़ता है। अन्य रचनाओं में भी पर्दा प्रथा का उल्लेख कहीं कहीं मिलना शुरू हो जाता है। और ये पर्दा प्रथा इसलिए आता था क्योंकि विदेशी जातियों से अपने परंपरा को, अपने वंश को बचाने के लिए महिलाओं ने इन परंपराओं को ली थी। अब बात ये करते हैं कि जो धीरे धीरे परिस्थितियां और बदलती चली गई। आप देखेंगे शक, कुषाण, पहलव के बाद, मतलब हूणों के बाद, हूण तो बहुत अस्थायी थे, उनके कारण जो है
बहुत नुकसान हुआ है। और आप ये समझ लीजिए कि उनके आक्रमण से बहुत युवा जो सैनिक के रूप में कार्य करते थे उनकी मृत्यु होती थी। इसके कारण महिलाएं विधवा हो जाती थी। उन विधवाओं के से विवाह करके उनके वंश और गोत्र को दूषित किया करने का काम ये लोग करते थे। तो इसके कारण उन वो अपने वंश को बचाने के लिए सती होना प्रारंभ कर दिया। और जब आप बात करते हैं गुप्त काल के बाद हर्षवर्धन का काल है, तो हर्षवर्धन ऐसा शासक था जिसने पूरे साम्राज्य उत्तर भारत को एकीकृत किया। और हर्ष के बाद जब राजपूत काल आता है, तो राजपूतों के काल में भी बाह्य आक्रमणकारियों के कारण सती प्रथा, पर्दा प्रथा, बाल विवाह, तब विधवाओं की स्थिति और भी दयनीय हो जाती है। यहाँ तक कि अब सती प्रथा एक सामूहिक रूप ले लिया था। सामूहिक रूप का मतलब जैसे मान लीजिए राजपूतों के लिए प्रसिद्ध था, एक कहावत थी, 12 बरस ल कुकुर जिए और 16 ल जिए सियार और बरस 18 छत्री जिए आगे थी जिए के धिक्कार। तो 18 साल का छत्री जीता था तो उसकी पत्नी जो होती थी वह विधवा हो जाती थी। और ऐसी स्त्रियों को जौहर प्रथा के द्वारा, सामूहिक रूप से जौहर प्रथा के द्वारा जला दिया जाता था, या खुद वो जौहर प्रथा कर लेती थी। उसको बहुत पवित्र माना जाता था। आगे आप देखेंगे तो जैसे राजपूत काल का विघटन होता है, फिर मुस्लिम आक्रमणकारी आने प्रारंभ हो जाते हैं। इन मुस्लिम आक्रमणकारियों को मतलब हम कहेंगे मोहम्मद बिन कासिम से लेके, मोहम्मद बिन कासिम तो शुरू में ही, शुरुआत में ही सिंधु तक रह गया था, लेकिन बाद में महमूद गजनवी, मोहम्मद गोरी और सल्तनत का वंश की स्थापना में आप देखेंगे 1206 से लेके 1857 तक भाई मुस्लिम हमारे देश में शासन किए हैं। तो 1206 से लेके 1526 तक सल्तनत काल का शासन रहा है। तो सल्तनत काल में भी महिलाओं की स्थिति और दयनीय हुई है। जब 1526 के पानीपत के युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराने के बाद मुगल वंश की नींव रखी, तो इसके बाद महिलाओं की स्थिति और भी गिरी है, जो आपको हुमायूं, शेरशाह, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब और उनके उत्तराधिकारियों के काल में दिखाई पड़ता है। इनके हरम में 5-5 हजार महिलाएं होती थी, जो अलग अलग सेवा के लिए अलग अलग युद्ध मैदानों में लाई जाती थी। उन युद्ध क्षेत्रों में आप देखेंगे सल्तनत काल में ज्वलंत उदाहरण मैं आपको बता रहा हूँ। देवगिरी के राजा रामचंद्र देव की बिटिया और पत्नी को 5 लोगों को में ब्याह गया। वह अलाउद्दीन खिलजी भी था, उसका सेनापति था, मतलब कई लोगों से शादी किया गया। तो महिलाओं की स्थिति और दयनीय हो गई। अब ये प्रश्न उठता है कि महिलाएं जो बचपन से पैदा होती हैं, तो कभी पिता के आश्रय में, कभी भाई के आश्रय में, कभी पति के आश्रम में, कभी पुत्रों के आश्रम में रहती हैं। साथ साथ वो अपने पूरे जीवन एक परिवार से दूसरे परिवार के योगदान में अपना सहयोग देती हैं, लेकिन उस योगदान में उनको मिलता क्या है, और उनको प्रताड़ना और दंश के सिवाय इस पुरुष प्रधानता सोच वाली समाज ने क्या दिया है। बात ये प्रश्न नहीं है कि हमने महिलाओं की स्थिति को दयनीय किया है। दयनीय करने का मतलब आज भी अगर देखा जाए 49% महिलाओं की बराबर की भागीदारी अगर हो, तो देश को विकासशील से विकसित किया जा सकता है। अब रही बात आधुनिक भारत में स्थितियां भी गिरी थी, लेकिन आपको मैं बता दूं कि जो परंपराएं पहले से चली आ रही थी, अब वो कुरीतियों के रूप में बदल गई थी। उन कुरीतियों के रूप में छोटी उम्र में शादी कर देना बाल विवाह कहलाता था। मुश्किल से आपको मैं बता रहा हूँ, मनुस्मृति में स्पष्ट कह दिया गया था कि 12 साल से अधिक की महिला को बच्चियों की शादी करना एक पिता को एक पुत्र के हत्या का दोषी माना जाता था, हत्या के पाप का दोषी माना जाता था। इसलिए 12 वर्ष से कम उम्र की शादियां प्रॉपर रूप से होने लगी थी। अब आप बात करते हैं, कुछ लोगों ने सती प्रथा पर, भाई घृणित रूप था सती प्रथा, तो सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन बाल विवाह रुक नहीं रहा था, पर्दा प्रथा रुक नहीं रही थी। पर्दा प्रथा, बाल विवाह, महिलाओं की भागीदारी को प्रॉपर तरीके से रोका नहीं जा रहा था। 18वीं शताब्दी में